तो चलो आ जाओ, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की, है ना। हमने लास्ट क्लास तक क्या पढ़ लिया है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म कर लिया है, ठीक है ना। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी बताओ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी थी RLVP, यानी कि रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा कौन था, डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा कौन था बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं ना। अभी तक हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जितने भी सॉल्यूट लिए थे, सबके सब वोलेटाइल तो थे ही थे, लेकिन साथ में हम देखें तो हमने ऐसे सॉल्यूट लिए थे, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, क्या लिया, ग्लूकोज ले लिया, है ना। या फिर हमने क्या लिया, यूरिया, NH2CONH2। या फिर हमने क्या लिया, बेंजीन, सॉरी बेंजीन तो नहीं होता, सॉल्यूट सॉल्वेंट होता है। शुगर लिया हमने, है ना, सुक्रोज लिया हमने, प्रोटीन प्रोटीन लिया हमने सॉल्यूट के रूप में, है ना, प्रोटीन लिया। ऐसे ऐसे सॉल्यूट लिए जो डिसोसिएट नहीं होते वाटर में जाकर के, है कि नहीं, डिसोसिएट नहीं होते, ऐसे ऐसे लिए हमने। लेकिन हमने कहीं पर भी अपने क्वेश्चंस में ये नहीं देखा कि सोडियम क्लोराइड दिया हो, पोटेशियम क्लोराइड दिया हो, सल्फ्यूरिक एसिड दिया हो, है ना, या फिर हमको उसने एल्यूमिनियम क्लोराइड दिया हो, सिल्वर क्लोराइड दिया हो, पोटेशियम आयोडाइड दिया हो, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 ऑल्थराइज ये दिया हो। ऐसे ऐसे सॉल्यूट कहीं पर भी नहीं लिए। ये जितने भी सॉल्यूट्स हैं ये सबके सब इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व करने पर आयंस में डिसोसिएट होते हैं, आयंस में डिसोसिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास NaCl का एक मोलिक्यूल है, या फिर मान लो 1 मोल NaCl है, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में कितने देंगे, 2 मोल। 1 मोल Na बन जाएगा और 1 मोल Cl बन जाएगा। 2 मोल नहीं हो गया, हमने वाटर में डाला कितना, 1 मोल, और डिसोसिएट होकर के हो गए कितने, 2 मोल हो गए। हम सोच के बैठे हैं कि 1 मोल होंगे, इसके हो गए कितने, 2 मोल। यानी हमने जो मास घोला वो कितना घोला, देखो 23 ग्राम तो हो गया तुम्हारा कौन, ये, और ये हो गया कितना, 35.5 ग्राम। घोला तो हमने इतना, लेकिन वहां पर हो गया डबल। यानी हम सभी ये जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर बताओ, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर। सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं उस पर डिपेंड करता है, ना कि नेचर कैसा है। तो हम ग्लूकोज अगर डिजोल्व करते हैं, अगर एक पार्टिकल करेंगे डिजोल्व, तो डिजोल्व होने के बाद भी एक ही पार्टिकल रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जैसे ही NaCl या फिर KCl ऐसे सोल्यूट को हम डिजोल्व करते हैं, तो डिजोल्व करते ही सॉल्वेंट में जाते ही वाटर होता है वो, तो उसमें क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। या फिर अगर बेंजीन है, सॉरी बेंजीन बोल रहा हूं, ये एसिटिक एसिड है। अब देखो ध्यान से, ये हमें क्या करता है, हम इसको जैसे ही डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट में, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है CH3COH, ऐसे करके डाइमर मिलता है। क्या मिलता है, डाइमर। हमने डिजोल्व किया कितना, 2 मोलेक्यूल, अंदर कितने मिलते हैं, 4 नहीं, 1 मोलेक्यूल। ये 2 यहां पर है, ये 1 मोलेक्यूल है, इधर देखो 1 लगा है ना, तो ये 1 मोलेक्यूल है, ये दो मोलेक्यूल है इथेनोइक एसिड का, या फिर एसिटिक एसिड भी कह सकते हो। 2 मोलेक्यूल इथेनोइक एसिड का हम डिजोल्व करेंगे, मिलेगा कितना, 1 मोलेक्यूल। नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो बताओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अफेक्ट होगा या नहीं होगा, होगा ना। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से और समझाता हूं।
मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, क्या है, कंटेनर है, इसके अंदर सपोज करो 1 किलोग्राम वाटर है। कितना है, 1 किलोग्राम वाटर है। मैंने कहा भारत साहब इधर आओ, आपको मैं 200 ग्राम ग्लूकोज देता हूं। क्या देता हूं, और डिजोल्व करने के बाद में जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन का निकालो बॉइलिंग पॉइंट। भाई सिंपल सी बात है, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ना, तो कितना बढ़ा होगा। तो भारत साहब गए, तो भारत साहब गए लैब के अंदर नहीं गए, अपने घर में। इसको पता है मास ऑफ सॉल्यूट, पता है मोलर मास निकाल लेगा, सॉल्वेंट का मास भी पता है कि नहीं। तो मैंने कहा बताओ कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया होगा। इसने कहा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं, प्योर, इसको पता है। लगाया इसने फॉर्मूला भैया डेल्टा टीबी का, याद है तुमको, बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने लगाया था फॉर्मूला, याद नहीं है, भूल गए। डेल्टा टीबी का लगाया फॉर्मूला, के बी इंटू एम। ये थ्योरेटिकल, क्या है ये, थ्योरेटिकल फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। निकाला तो डेल्टा टीबी निकल के कितना आया, 100, सॉरी, डेल्टा टीबी निकल के आया कितना, 5 डिग्री सेल्सियस। कितना निकल के आया था, कितना प्योर का, कितना बढ़ गया, 5 डिग्री बढ़ गया। निकाल दिया इसने फॉर्मूले से। अब हमने दूसरा इसको हर्ष को पकड़ लिया। अब हर्ष को मैंने कहा ठीक है भाई, तेरे को भी हम 1 किलोग्राम वाटर देते हैं, ठीक है ना, एक सॉल्यूशन में, और 200 ग्राम तेरे को हम देंगे सोल्यूट। लेकिन तुमको दिया था क्या, ग्लूकोज, तुमको देंगे हम नमक, सॉल्ट, NaCl, क्या दिया, और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, वाटर में डाला है। बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा सॉल्ट गिरने पर। मैंने पूछा डेल्टा टीबी निकालो भाई, तो उसने कहा है भाई क्या बात कर रहे हो, 200 ग्राम यहाँ भी घोल रहे थे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये भी होता है, वो भी होता है, ये भी घोल रहे हो, तो सेम डिफरेंस आएगा। कितना आएगा, डेल्टा टीबी तो 5 ही आएगा ना, उतना ही पानी है, उतना ही पानी है। 1 किलो यहाँ भी, 1 किलो वहाँ भी, 200 ग्राम यहाँ भी, 200 ग्राम वहाँ भी, दोनों ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब दोनों ही वाष्प नहीं बनने देगा वेपर, है ना, नहीं बनने देगा ना वेपर, तो दोनों में सेम ही तो बढ़ के आएगा। तो इसने कैलकुलेट किया नहीं, वैसे ही बोल दिया, अरे सेम चीज तो है यार। जब फॉर्मूला में पुट किया ना सारी वैल्यू, जब इसमें पुट किया, सारी वैल्यू पुट किया इसमें, के बी इंटू एम, निकाल लिया मोलैलिटी। बताओ जब सोल्यूट का मास पता है, सॉल्वेंट का मास पता है, निकल जाएगा मोलैलिटी। अब जितना यहाँ पर मास है सोल्यूट सॉल्वेंट का, उतना यहाँ पर था, तो सेम निकल के आएगा ना, सेम निकल के आएगा, तो मोलैलिटी के बी की वैल्यू भी सेम ही निकल के आएगा, तो ये भी सेम निकल करके ही आएगा डेल्टा टी बी। इसने बोला है भाई सब कुछ तो सेम ही है, डेल्टा टी बी यानी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना आएगा, यहाँ भी 5 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 5 डिग्री। लेकिन सच्चाई से बेखबर, ट्रुथ से अनजान हर्ष, इसने कैलकुलेशन करा और बता दिया इतना। हमारे पास आए भारत भैया, हर्ष भाई सब भी आए, नोगा तेरा कितना आया भाई, इसने कहा मैंने निकाला फॉर्मूले से, ग्लूकोज बोला था ना आपने, 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। इसने बोला हमारा भी तो उतना ही है डिक्टो, 5 डिग्री हमारा भी बढ़ गया। हम लैब में गए, कहाँ गए, हमने कहा तुम्हारी सच्चाई की जांच करते हैं। SIT गठित कर दिया। क्या होता है SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दिया, लैब में चले गए जांच करने के लिए। भारत का मतलब ये सॉल्यूशन लिया, और कुछ नहीं लिया, ठीक है ना, सॉल्यूशन लिया भारत का, सॉल्यूशन लिया भारत का, उसमें 1 किलो वाटर में C6H12O6 घोला हुआ था, ठीक है ना, और एक्सपेरिमेंटली थर्मामीटर की हेल्प से क्या निकाला, इसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल दिया। तो देखा तो सच में डेल्टा टीबी जो है 5 डिग्री सेल्सियस निकल कर आ रहा था। अब बारी, मतलब उसका ठीक था, एक्सपेरिमेंटली भी वही था और फॉर्मूले से भी वही था। ठीक है भैया, भारत पास हो गए, भारत गए साइड में, लेकिन भारत साइड में। अब आ गया हर्ष का सॉल्यूशन, हर्ष का लिया सॉल्यूशन, उसमें लगाया, क्या लगाया, थर्मामीटर लगाया,
फॉर्मूले से नापा था, डेल्टा टी बी कितना आया था, 5 डिग्री। नापा कहाँ था तूने, फॉर्मूले से निकाला था। एक्सपेरिमेंटली गए, कहाँ गए, एक्सपेरिमेंटली हम लोग चले गए लैब में निकालने के लिए। तो क्या निकाल के लाया, डेल्टा टी बी। जैसे ही ना उसमें नाप के देखा, उसमें थर्मामीटर में एक्सपेरिमेंट से 10 डिग्री निकल के आया। कितना निकल के आया? मैंने कहा अरे यार यूं का हो रहा है बे, तू तो 5 बता रहा था, तेरे 10 निकल के आ गया। इसने कहा भाई एक बात बताओ, मैं तो 5 इसलिए बता रहा था कि फॉर्मूले में सब कुछ रखेंगे वही वैल्यू है, उतनी निकल के आएगी। मैंने कहा ठीक बात है, लेकिन ये 10 क्यों आ रहा है? अब इसमें सोल्यूट कौन था? NaCl सोल्यूट था। ये भी तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है। वेपर तो दोनों में बनेंगे, है कि नहीं? मतलब वेपर तो दोनों में नहीं बनने देगा ना, ये भी NBS है और ये भी NBS है, तो यार वेपर तो दोनों ही नहीं बनने देंगे। लेकिन यहां पर साला 10 आ रहा है, मतलब ज्यादा बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, वेपर कम बने होंगे। वेपर उसमें, अच्छा ये भी तो नॉन वोलेटाइल है, तो यहां पर वेपर कम क्यों बना, ज्यादा क्यों बना, वेपर ज्यादा क्यों बना? यहां वेपर ज्यादा बन रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम बढ़ रहा है। वेपर कम बन रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ रहा है, मात्रा दोनों की सेम है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे करती है। इसका मतलब जब दोनों के बीच में हमने देखा ये अंतर, तब हम सोचने लग गए कुछ तो सॉल्यूशन में ऐसा है जो इसका ज्यादा आ रहा है। तब वैन टॉप भैया, हम तीनों को देख रहे थे साइड से। कौन? वैन टॉप। वैन टॉप एक वैज्ञानिक है, ठीक है। अरे यार पावर डाउन हो गया। हाँ भाई तुम कहाँ थे? हाँ वैन टॉप भैया हमको देख रहे थे। तो वैन टॉप भैया हमको देख रहे थे, तो वैन टॉप ने कहा तुम्हारा 200 ग्राम ग्लूकोज था, तुम्हारा 200 ग्राम NaCl था।
आ रहा है तब बोलेंगे एबनॉर्मल, ठीक है ना। तो लिखो व्हेन, क्या लिखे इसमें हम, अच्छा कोलिगेटिव, तुम देखो ना खुद ही, ग्लूकोज ऐड किया और हमने क्या ऐड किया उसके अंदर, शुगर, ओ सॉरी इथेनोइक एसिड या फिर NaCl, तो क्या हुआ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब चेंज होगा तो मोलर मास भी चेंज होगा ना, ठीक है ना। लिखो, तो क्या लिखे इसमें हम, व्हेन द मोलर मास ऑफ, when the molar mass of solute dissolve in a solution is different from their actual molar mass, actual molar mass calculated क्या बोला मैंने कि एक्चुअल मोलर मास कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला, कहां से निकालते हैं हम लोग, बाय फॉर्मूला ऑफ सोल्यूट, फॉर्मूला ऑफ सोल्यूट इज डिफरेंट, है ना, फॉर्मूला ऑफ सोल्यूट, जो हम सोल्यूट के फॉर्मूले से मोलर मास निकालेंगे, अगर उससे डिफरेंट आया मोलर मास सोल्यूट का जो उसमें डिसॉल्व है उस वाले फॉर्मूले से, है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि एबनॉर्मल मोलर मास है वो, क्या है वो, when the molar mass of solute dissolve in a solution is different from their actual molar mass calculated by the formula of solute. Molar mass calculated from colligated property formula, है ना, from molar mass calculated by, लिखो है ना, calculated by किससे कैलकुलेट हम, कैलकुलेटेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज, क्या होगा बताओ, इज नॉर्मल मोलर मास, सॉरी एबनॉर्मल मोलर मास, एब नॉर्मल मोलर मास, एज कंपेयर टू फॉर्मूला मोलर मास, है ना, फॉर्मूला मोलर मास एज कंपेयर टू फॉर्मूला मोलर मास, फॉर्मूला मोलर मास से क्या होगा, उसे हम लोग एबनॉर्मल मानेंगे, ठीक है ना, समझ में आएगी ना, करो इसे कॉपी, फिर आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़े ना, तो सच अ मोलर मास, क्या बोलेंगे, सच अ मोलर मास, सच अ मोलर मास that is either lower or higher than that of expected or normal value, expected or normal value is called, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एबनॉर्मल मोलर मास, बात समझ में आया तुमको, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना, तो एबनॉर्मल मोलर मास हमारा ये होता है, तो इसी को देख करके वैन टॉफ ने क्या करा, ये बताया दुनिया को कि भाई कोई सोल्यूट कितने एक्सटेंट तक एसोसिएट या फिर डिसोसिएट हो सकता है,
ठीक है ना। तो इसमें हम लोग अब लिखेंगे कि वेंट हॉफ इंट्रोड्यूस अ फैक्टर आई, तो वेंट हॉफ फैक्टर लिखेंगे हेडिंग, वेंट, है ना, वेंट हॉफ, वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, वेंट हॉफ इंट्रोड्यूस अ फैक्टर आई, है ना, उसने एक फैक्टर आई दिया। ये आई क्या कहता है, आई कहता है कि अ सोल्यूट का जो एक्सटेंट है एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने की, उसकी लिमिट को बताता है, उसकी लिमिट को क्या करता है, ये बताता है, ठीक है ना। इट टेल अस दैट द लिमिट ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर कितने एक्सटेंड, मतलब कितने हद तक टूट सकता है या कितने हद तक वो जुड़ सकता है। एसोसिएट मतलब जुड़ना, दो था जुड़कर एक बन गए, हो गया ना एसोसिएट, तो कितने हद तक वो जुड़ सकते हैं, दो जुड़ सकते हैं, तीन जुड़कर बन सकते हैं ना, इन्हें बोलते हैं। और एक्सटेंड मतलब काफी हद तक, टूटा मतलब अब भाई मान लो हमारे पास देखो क्या हो गया, हमारे पास जो हो गया NaCl है कि नहीं, ये Na और Cl में टूट गया, है कि नहीं, तो ये दो पार्टिकल में टूट गया, तो इसका जो एक्सटेंट है वो 2 तक ही है टूटने का, है ना। अब मान लो हमारे पास में Al2SO4 थ्राइस, ये टूटेगा पानी में तो कितना, 2 एल्युमिनियम 3+ आयन में टूटेगा, किसने में, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा 3SO4 में टूट गया, तो 3SO4 का आयन हो गए और 2 एल्युमिनियम के हो गए आयन। ये 2 कहाँ से आया भाई, जहाँ 2 एल्युमिनियम है ना, तो यहाँ पर 2 ही आएगा हमारे पास, और यहाँ पर देखो 3 सल्फेट है तो यहाँ पर भी 3 सल्फेट के आयन होंगे, तो 2 सल्फेट तो हो गए किसके, एल्युमिनियम के, और 3 हो गए किसके, सल्फेट के आयन हो गए, कुल कितने आयन हो गए, 5। तो टूटने का जो एक्सटेंट है यहाँ पर वो कितना है, 5 है, तो 5 तक ये टूटा। तो ये जो हमें समझा रहे कौन कितने में टूटेगा, या फिर एसोसिएट होगा, क्या होगा, एसोसिएट होगा। देखो हमारे पास कौन है, एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड भी होता है, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, ये हमारा 2 पार्टिकल था, तो CH3COOH का होल ट्वाइस, ये एसोसिएट हो गया। तो ये इसके एक्सटेंट, इसके आधार पर क्या करा उसने, एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, उसे हम बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है ना। तो वेंट हॉफ फैक्टर का फॉर्मूला दिया उसने कि हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो I इक्वल टू दिया उसने फॉर्मूला, क्या, नॉर्मल मोलर मास। ये मास कहां से निकल के आएगा बताओ, ये मास निकल के आएगा फॉर्मूले से, जैसे मान लो ग्लूकोज है C6H12O6 है, तो वहां से जोड़ के जो निकालोगे फॉर्मूला 180 निकल के आएगा, वो नॉर्मल होगा। और अपॉन में कौन आएगा, एबनॉर्मल मोलर मास, आई की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। अब ये एबनॉर्मल मोलर मास कहाँ से निकल के आएगा, जो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालना पड़ेगा, कहाँ से निकालना होगा, डेल्टा टी भी लगाओ फॉर्मूला, वहां से मोलर मास आप निकालते थे ना, उसे बोलते हैं एबनॉर्मल, ठीक है ना। तो एक तुम्हारा ये फॉर्मूला होता है आई का। देखो दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है, दूसरा फॉर्मूला इसका होता है आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, या फिर क्या कह सकते हैं, डिसोसिएशन,
आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है ना। अपॉन, अपॉन में कौन आएगा, अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन अभी, ठीक है ना, डिसोसिएशन किस लिए लिया, डिसोसिएशन बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। समझ में आया। एक तो हमारा ये फॉर्मूला है आई का, है ना, और एक फॉर्मूला इसका आई का और है, वो हमारा है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड 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 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में क्या आएगा, कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये टोटल 3 फॉर्मूले हमारे वेन टॉप हाइसेप ने दिए थे। कितने, 3 फॉर्मूले हमें वेन टॉप हाइसेप ने दिए थे, और इन्हीं आई मतलब ये वेन टॉप फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। इससे मल्टीप्लाई किया गया जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, अभी जो आपने सीखा था, है ना, डेल्टा टी वी, डेल्टा टी एफ, ऑस्मोटिक प्रेशर, RLVP, इन सब के अंदर आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। देखो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है भाई, NaCl है। देखो ये जो हमारा फॉर्मूला था वो कहां लागू होता है, देखो ध्यान से, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, सॉरी आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, अपॉन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है ना, या फिर एसोसिएशन। बताओ NaCl है क्या हमारे पास में, NaCl है, तो ये कितने पार्टिकल में टूटा बताओ, Na प्लस Cl माइनस, टूट गया ना। अब देखो ध्यान से इधर, हमारे पास एक फॉर्मूला है I इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। बताओ डिसोसिएशन के बाद में कितने पार्टिकल्स हैं, एक और एक कितने हो गए, 2 पार्टिकल, 2 नहीं हो गए, मतलब डिसोसिएशन के बाद में कितने हैं, 2 पार्टिकल्स, और पहले कितने हैं, 1 पार्टिकल। तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या निकलेगा, देखो ध्यान से, ये रहा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन हो रहा है ना, तो डिसोसिएशन लेंगे, कितने, 2 हैं, बिफोर कितने हैं, 1 है, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई इसके लिए, 2 हो गई, ठीक है ना। आई की वैल्यू इसके लिए 2। अब देखो एक एग्जांपल और देखो आप इसमें, पहला एग्जांपल हो गया तुम्हारा, इधर खत्म, इधर दूसरा, Al2SO4 ऑल्थराइज, ये जाकर पानी में क्या होगा, टूटेगा, तो 2 एल्युमिनियम आयन में टूटेंगे ये, प्लस SO4 जो होगा वो 3 आयन में टूटेगा, ठीक है ना। अब बताओ इसके लिए आई वैल्यू कितनी होगी, बताओ डिसोसिएशन के बाद कितने आयन्स हैं, पार्टिकल्स कितने हैं बेटा, 2 इधर और 3 इधर, 5 नहीं है, और पहले यहां पर 1 है ना, एक ही तो है, तो इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कैसे है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, जितने आयंस में डिसोसिएट होते हैं उतने ही होते हैं। दो पार्टिकल्स एक बन रहा है तो एसोसिएशन है। हाँ, 2 से अगर 1 बन रहा है एसोसिएशन बोलते हैं उसको, जुड़ गए ना वो, और अगर 1 से 2 3 4 कितने बन रहे हैं, वो डिसोसिएशन है। तो डिसोसिएशन के लिए हम लोग इजिली आई निकाल सकते हैं, ठीक है ना, अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो, ये सब स्ट्रॉन्ग है, वीक वाले के लिए अलग कहानी बताऊंगा। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होता है, आई की वैल्यू तो क्या होती है, आई की वैल्यू होती है नंबर ऑफ आयंस, ठीक है ना, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट
जितने नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, वही क्या होगा उसके लिए, आई। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग कौन कौन होते हैं, देखो ध्यान से, स्ट्रॉन्ग होते हैं कौन कौन, NaCl, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, KCl, Al2SO4 होल थ्राइस, है कि नहीं, AgCl, जिंक क्लोराइड, है ना, ये कॉपर क्लोराइड, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इनके लिए क्या होंगे आई की वैल्यू, देखो Na होता है ना, तो Na क्या करता है, NaCl, Na प्लस Cl बनाता है ना, तो दो ही तो आयन है ये, कितने आयन है बताओ, दो, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो गई, है कि नहीं। KCl के लिए भी कितने होंगे, आई की वैल्यू 2 होगी, क्यों, एक Cl और एक K देगा। बताओ Al2SO4 होल थ्राइस में 5, अब इनका था ऊपर है ना, क्योंकि 2 इधर देगा 3 ये देगा, है ना। AgCl में कितने होंगे, 2, बताओ इसमें कितने होंगे, 3, कैसे 3 कैसे, 2 Cl 1 जिंक, है ना, 2 आयन ये देगा, ये भी 3 देगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे निकालते हैं आई की वैल्यू, ठीक है ना, तो आई इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट, ठीक है ना, इन सॉल्यूशन। लेकिन ये जो तरीका है केवल और केवल किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग के लिए। वीक के लिए क्या होगा वो मैं आगे समझाऊंगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन के शुरू, ठीक है ना। अब आ जाओ, तो आई की वैल्यू जब दिया वेन टॉप ने, अभी तक जो हमारा डेल्टा टीवी था, देखो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी और एम था ना, ये केवल और केवल ऐसे सॉल्यूट के लिए वैलिड थे जो C6H12O6 जैसे हो गया, सुगर हो गया, है ना, ये जो डिसोसिएट भी नहीं होते, एसोसिएट भी नहीं होते, किसमें, सॉल्यूशन में, केवल उसके लिए ये फॉर्मूला क्या था, वैलिड था। NaCl, KCl इनके लिए वैलिड। तो बाद में वैन टॉप ने जब अपना फैक्टर दिया, वैन टॉप फैक्टर, इसके बेस पर इसे मॉडिफाई किया, क्या किया इसको, मॉडिफाई, ठीक है ना, और नया फॉर्मूला उसने दिया सबको। देखो क्या चेंज किया, तो आफ्टर इंट्रोडक्शन of I, Van Hoff modify the colligative formula, colligative properties, ठीक है ना, एज, देखो उसने कैसे कैसे किया, RLVP याद है, क्या होता था, क्या होता है इसका फॉर्मूला बताओ, P0, है ना, A माइनस P सॉल्यूशन अपॉन क्या था, डेल्टा P, याद आया, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट मतलब कंपोनेंट B का, है ना। तो यहां पर उसने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, I से, किससे कर दिया, I से मल्टीप्लाई कर दिया वैन टॉप से, ठीक है ना। तो नया फॉर्मूला बन गया पहला। दूसरा क्या था बताओ, डेल्टा TB KB M था ना, इसमें I से मल्टीप्लाई कर दिया वैन टॉप ने। अब ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, चाहे एसोसिएशन डिसोसिएशन होने वाला सॉल्यूट हो या ना हो, कैसा भी हो, ठीक है ना। तीसरा डेल्टा TF KFM इंटू आई, समझ में आया, ये मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला है, ठीक है ना। चौथा क्या था बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू क्या, CRT, उसमें आई से इंटू कर दिया, ठीक है ना। ये हमारी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जो आई वैन टॉप ने दिया, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या क्या बताओ, मॉडिफाई। तो अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछेगा कोई तो हम ये लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक है ना। आई ग्लूकोज के लिए देखो, फॉर ग्लूकोज शुगर, है ना, प्रोटीन एक्सेट्रा, इनके लिए आई की वैल्यू थी कितनी, 1, कितनी थी, देखो हम यहां जैसे 1 रखेंगे ना तो वही बन जाएगा पहले वाला, नहीं बनेगा, हम यहां जैसे 1 रखेंगे पहले वाला बन जाएगा, ठीक है ना। इनके लिए 1 हुआ करती थी, ये हमें पता चला
वैन टॉप के आने के बाद, ठीक है ना। तो भाई साहब ऐसे मॉडिफाई किया गया था किसको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, क्योंकि कुछ सोल्यूट पार्टिकल या टूट जाते हैं या फिर एसोसिएट हो जाते हैं, है ना, तो वहां पर पार्टिकल्स के नंबर में ना गड़बड़ी होती है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी गड़बड़ी आती थी, डिफरेंस। उसी को ठीक करने के लिए वैन टॉप ने ठीक किया कि भैया अगर कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ सोल्यूट एसोसिएट हो रहे हैं तो आप फिर आई वैल्यू निकालो, फैक्टर कितना है वो, टूटने से पहले टूटने के बाद, है ना, कितने आयंस थे, निकालो उसका रेशियो, ऐसे करके उसने दिया, ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मैं समझाऊंगा कि कैसे हम वैन टॉप फैक्टर को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है ना, वैन टॉप फैक्टर के न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है ना, जहां से आपको समझ में आएगा सारी की सारी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, और एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो टाटा बाय बाय, ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, थैंक यू।